रजत कॉफी हाउस में अब भी अदिति के साथ मौजूद था। वो उसे अपनी बात समझाते हुए कहने लगा, यार गलतियां किससे नहीं होती, मुझसे भी हो गई, लेकिन प्लीज कैसे भी करके तुम मुझे उससे मिलवा दो। यकीन मानो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। रजत राय सिंह आज अदिति के सामने अपने प्यार को पाने के लिए इस तरह गिड़गिड़ा रहा था मानो सिर्फ उसकी जिंदगी में प्यार ही उसके जीने की एक वजह हो। उसकी कही हुई हर बात अदिति के दिल तक पहुंच रही थी, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई दिल से बात करता है तो उसके दिल से निकली बात हमारे दिल में लगती नहीं, सीधे छप जाती है। बस वही अदिति के साथ हुआ। उसने रजत को समझाते हुए कहा, देखो राज, हम अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती के लिए मैं कुछ भी करूंगी, और सच्चे प्यार को मिलाना तो बहुत अच्छा काम होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। उसकी बात सुनकर रजत उसकी आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर से बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम तो उसकी अच्छी दोस्त हो, क्या वो मानेगी? इस पर अदिति हंस पड़ी और उसे कहने लगी, आई एम सॉरी, मैं तुम पर नहीं हंस रही हूँ, बस मुझे गुलजार साहब की एक शायरी याद आ गई जो तुम पर सूट करती है। अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं? उसकी आवाज में थोड़ी सी शैतानी थी जो हमेशा रहती थी। इस पर रजत ने आंखों से उसे हाँ में इशारा किया और थोड़ा अपना गला साफ करती हुई कहने लगी, मेरे दर्द को भी आह का हक है, जैसे तेरे हुस्न को निगाह का हक है। मुझे भी एक दिल दिया है भगवान ने, मुझ नादान को भी एक गुनाह का हक है। बोल वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। उसने एक संजीदगी के साथ जवाब दिया, सच कहूं, तुम्हारी ये शायरी सीधे मेरे कानों से होकर मेरे दिल तक पहुंची है, और गुलजार साहब ने सही तो कहा है, मुझ नादान को भी एक गुनाह का हक है। लेकिन तुम भी जानती हो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो बस एक गलती की है। इश्क करने वाले तो गुनाह को भी माफ कर देते हैं, तो मैंने तो सिर्फ गलती की। उसकी आवाज में गहराई थी। इस पर सामने बैठी अदिति उसे समझाते हुए बोली, देखो, मैं तुम्हारी बात सुनकर कन्विंस हूँ, बस तुम्हारे जज्बात तुम्हारी अनारकली को भी समझना होगा। बोल वो एक बार फिर उसे छेड़ने लगी और खुद को संभालती हुई बोली, आई एम सॉरी राज, मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ। आई नो तुम बहुत दर्द में हो, बस मैं तुम्हें अपनी स्टूपिड जोक से हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। रजत बोला, माही की चाइल्डहुड फ्रेंड हो तो थोड़ा तो असर होगा ही ना। उसकी बात सुन वो जोर से हंस पड़ी और बोली, लेकिन तुमने गलती में भी वही गलती कर दी जिससे वो बहुत चिढ़ती है, उसे बहुत नफरत है झूठ से। और कुछ सोचते हुए अदिति रजत को घूर कर देखने लगी। उसे अचानक खुद को घूरते देख वो थोड़ा हड़बड़ा गया और कहने लगा, प्लीज अभी मेरे साथ कोई पागलपन मत करना, क्योंकि तुम्हारे पागलपन को समझने के लिए मेरे साथ विशाल और माही दोनों नहीं है, प्लीज। बोल वो आंखें बंद करके उसे कहने लगा। लेकिन अदिति तो अदिति थी, वो इतनी आसानी से मानने वालों में से कहाँ थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, यार तुम तो बहुत ही अमीर निकले, चलो अगर माही ना मिली तो मेरे साथ ही भाग चलो, मैं तो रजत राय सिंह के साथ सेट होने के सपने सजा रही थी। बोल वो मस्ती भरे अंदाज से उसे छेड़ने लगी। उसे मस्ती करते देख रजत गहरी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड, यानी तुम नॉर्मल थी। दूसरी ओर महिमा अपने बेडरूम में अकेली बैठी हुई थी और वो अपनी डायरी के पन्नों पर अपने जज्बात अल्फाज बनाकर लिख रही थी। हंस हंस कर गुजार दिए होंगे तुमने अपनी जिंदगी के दिन, महीने और साल, लेकिन गुजार ना पाओगे वो एक रात हूं मैं कमाल। करते होगे लाखों लोगों के साथ गुफ्तगू तुम, लेकिन भुला ना पाओगे मुझे, तुम्हारे दिल पर छाया हुआ एहसास हूं मैं। दिए होंगे तुमने धोखे अपना बनाकर लोगों को, लेकिन मुझसे की हर बातें, हर वादे याद होंगे तुम्हें, वो एहसास हूं मैं। बिता लोगे अपनी जिंदगी के हर लम्हे तुम, लेकिन मुझे दिया हुआ धोखा तुम्हें हमेशा याद रहेगा, वो जज्बात हूं मैं।
लिखकर उसने जैसे ही अपनी पेन अपनी डायरी में रखी, उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद उसकी डायरी पर गिरकर उसके जज्बातों पर उसने मोहर लगा दी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए डायरी बंद की और उसे अपनी स्टडी टेबल पर रख दी और खुद से बात करते हुए कहने लगी, माँ ने मुझे कहा था अच्छे लोगों की जिंदगी में हमेशा अच्छे लोग आते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में राज आ गया। इसका मतलब मैं इतनी बुरी हूँ कि राज इतनी आसानी से मेरे दिल के साथ खेल कर गया और एक खिलौने की तरह जज्बात जगाकर उसे तोड़ दिया। कहती हुई वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसने एक बार फिर खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन मैं अपने आंसू बेबी डॉल और माँ को नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं ही तो उन दोनों की जीने की वजह हूँ, और अगर मैं ही इस तरह टूट गई तो उन पर क्या बीतेगी। इसीलिए मुझे अपने आप को संभालना होगा और एक दर्द के ऊपर हंसी का मुखौटा लगाना होगा। खुद की तकलीफ अपने आप को ही समझाती हुई माही आज अपने दर्द को अकेली सह रही थी। दूसरी ओर रजत अब भी अदिति के साथ कैफे में मौजूद था। अदिति ने उसकी ओर देखकर कहा, बस करो, अब ज्यादा देवदास ना बनो। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी पारो को तुमसे मिलाने की। ओके, अभी मैं चलती हूँ, बाय। रजत एक बार फिर उसे रोकते हुए बोला, तुम बस एक मीटिंग मेरी उसके साथ फिक्स करा दो। मुझे लगता है मैं उससे मिलकर उसे सारी बातें समझा दूंगा। उसकी बात सुनकर अदिति उसकी ओर घूर कर देखने लगी और वो एकदम मासूम सा फेस बनाकर कहने लगा, प्लीज तुम हम दोनों को मिलाने की वजह बन जाओ। अदिति गहरी सांस लेती हुई कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कल तुम्हें और माही को मिलाने की। अभी मुझे घर निकलना है, बाय। बोल वो अपने घर के लिए निकल पड़ी। उसके जाने के बाद रजत अब भी कैफे के उसी टेबल पर मौजूद था और खुद से बात करते हुए कहने लगा, बस एक बार माही तो मुझसे मिल लो, मेरी नजरों की सच्चाई को एक बार पढ़ लो। मुझे यकीन है तुम मेरे जज्बात जरूर समझोगी। दूसरी ओर महिमा दादी और मंजू के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। मंजू ने उसकी ओर देखकर कहा, अब कैसी तबीयत है माही, माइग्रेन में आराम है? उसकी बात सुन महिमा ने हाँ में सर हिला दिया। मंजू बड़बड़ करती हुई कहने लगी, इसीलिए कहती हूँ अपना ध्यान रखा कर, लेकिन माँ की बातें तो तुझे हमेशा से ही बुरी लगती है। वहां मौजूद दादी उसे शांत कराती हुई कहने लगी, बस कर मंजू, बेचारी इतना काम करती है, थक जाती होगी। बोल वो उसका साइड लेने लगी। मंजू ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अच्छा चल ठीक है, जल्दी से तू खाना खा ले और सो जा, जितना सोएगी उतनी जल्दी आराम मिलेगा। महिमा ने बेमन से हाँ में सर हिला दिया, लेकिन वहां मौजूद दादी को महिमा की संजीदगी हजम नहीं हो रही थी, लेकिन वो चुप थी। दूसरी ओर रजत अपने घर पहुंच चुका था और वो घर थोड़ा लेट आया। इंद्रजीत, रीमा और अमित ड्राइंग रूम में बैठकर उसका वेट कर रहे थे। रजत जैसे ही घर के अंदर आया, रीमा उसे आवाज लगाती हुई कहने लगी, बेटा आज तुझे आने में लेट हो गया। अपनी माँ की आवाज सुनकर उसने फेक स्माइल देते हुए कहा, हाँ माँ, दरअसल आज ऑफिस में काम बहुत था, नेक्स्ट मंथ की प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन में लगा हुआ था। बोल वो अपने बेडरूम की ओर जाने लगा। अमित शरारती ढंग से आवाज देते हुए कहने लगा, बड़े भैया खाना तो खा लीजिए। इस पर उसका जवाब आया, आई एम सॉरी, मैंने डिनर बाहर ही कर लिया, आप लोग कर लीजिए। बोल वो अपने बेडरूम की ओर चला गया। उसके दिल में बहुत बेचैनी और तकलीफ थी। जब से वो महिमा से मिला था, आज पहला ऐसा दिन गया जो बगैर उसे देखे, उससे बात किए, उसने दिन सिर्फ उसकी यादों के साथ काटा हो। उसकी रात भी कुछ ऐसे ही निकल गई। अगली सुबह महिमा अब भी सोई हुई थी। दादी रोज की तरह उसे जगाने पहुंची और उसे आवाज देती हुई कहने लगी, माही उठ जा बेटे, सुबह के 8:30 बज गए हैं, आज भी तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या?
दादी की बात सुनकर महिमा ने रजाई अपने चेहरे पर चढ़ा ली। उसे ऐसा करते देख दादी उसके पास पहुंचकर कहने लगी, आज हमारा तूफान ऑफिस नहीं जाएगा क्या? महिमा ने रजाई के अंदर से ही जवाब दिया, नहीं बेबी डॉल, मैंने जब से ज्वाइनिंग की है एक भी लीव नहीं ली है। मेरी लीव बाकी है, इसीलिए मैंने अभी लीव ली है। मेरे सर में अब भी दर्द है, प्लीज मुझे सोने दीजिए। बोल वो करवट लेकर सो गई। उसके सोने के बाद दादी बड़बड़ करती हुई कहने लगी, आजकल के बच्चों का कुछ समझ नहीं आता, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ। बड़बड़ करती हुई दादी उसका रूम सेट करने लगी। इसी दौरान उसकी लिखी हुई डायरी दादी के हाथ लगी। दादी ने कुछ सोचकर उसकी डायरी के पन्ने पलटना शुरू किया ताकि वो समझ सके कि उनकी माही के दिल में चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही दादी ने उसकी डायरी उठाई, महिमा फौरन उठकर उनसे अपनी डायरी छीनती हुई कहने लगी, बेबी डॉल, किसी की डायरी छिपकर पढ़ना आप वेरी बैड मैनर्स। आप मुझसे पूछे बगैर मेरी डायरी क्यों पढ़ रही थी? अचानक अपनी चोरी पकड़े जाने से दादी ने बात बनाते हुए कहा, मैं कहाँ डायरी पढ़ रही थी, वो तो फर्श पर गिरी हुई थी, तो मैं तो बस उठाकर रख रही थी। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बड़बड़ करती हुई दादी उसके बेडरूम से चली गई। दादी के जाने के बाद महिमा ने इस डायरी को उठाकर अपने कबर्ड में रख दिया। दूसरी ओर रजत हमेशा की तरह अपने ऑफिस पहुंचा और एक नजर उसने ऑफिस के बाहर पार्किंग एरिया पर डाली। वो अपनी ड्रीम गर्ल की स्कूटी देख रहा था, लेकिन वहां स्कूटी ना देख वो कुछ उदास सा हो गया और अपने कैबिन की ओर चला गया। अपनी चेयर पर बैठकर उसने रोज की तरह लैपटॉप स्क्रीन चालू की, जिस पर वो अपनी ड्रीम गर्ल को जी भर कर देखा करता था। लेकिन ये क्या, आज भी उसकी ड्रीम गर्ल की डेस्क खाली थी। वो खुद से बात करते हुए कहने लगा, क्या बात है, आज भी माही ऑफिस क्यों नहीं आई? अब तक नाराज है मुझसे। कुछ सोचकर उसने अपना मोबाइल निकाला और अदिति को फोन लगाया। जैसे ही अदिति ने फोन रिसीव किया, रजत बोला, हाय अदिति, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? उसके बाद अदिति का जवाब आया, क्या बात कर रहे हो राज, मुझे खुद रजत राय सिंह का कॉल आया है। एंड हाउ लकी एम आई। बोल वो हंसने लगी। उसकी बात का जवाब दिए बगैर रजत अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगा, अदिति, क्या तुमने महिमा से बात की? इस पर अदिति बोली, नहीं की बाबा, लेकिन प्रॉमिस आज शाम को 7 बजे मैं तुम दोनों को मिलवा दूंगी जहां कल हम दोनों मिले थे। ओके? उसकी बात सुन रजत बोला, थैंक्स अदिति, कहकर उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद अदिति खुद से बात करती हुई कहने लगी, सचमुच इश्क कितना अजीब होता है। रजत राय सिंह जैसे बिलियनियर को भी वही तकलीफ दे रहा है जो हम जैसे आम लोगों को देता है। बोल मुस्कुराकर अपने काम में लग गई और उधर रजत का एक एक पल उसकी बेकरारी में गुजर रहा था। वो अपने ऑफिस में होकर भी वहां नहीं था, वो तो बस अपनी ड्रीम गर्ल के ख्यालों में गुम था। जब से महिमा उससे नाराज हुई थी, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो बहुत बेचैन होने लगा था। आज तो उसका एक एक पल घड़ी के कांटे देख देख कर गुजर रहा था। उसे तो बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से शाम के 7 बज जाए और वो अपनी ड्रीम गर्ल के साथ मिलकर अपनी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर ले। दूसरी ओर महिमा भी अपने बेडरूम में बैठकर अपनी डायरी पर अपने जज्बात लिख रही थी कि इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। उसने गहरी सांस लेते हुए एक नजर अपने मोबाइल पर डाली। फोन अदिति का था। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से अदिति शिकायती लहजे में बोली, जिंदा हो? इस पर महिमा थोड़ा सा हंसकर बोली, हाँ अब तक तो। इस पर अदिति का जवाब आया, क्या बात है माही, 2 दिन हो गए तो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है और ना ही ठीक से बात कर रही है, क्या तू मुझसे नाराज है? इस पर महिमा हंसते हुए कहने लगी,
तुझ पर ना इतनी फॉर्मेलिटी वाली बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे तो तेरी वही झल्ली वाली बातें अच्छी लगती हैं। अदिति भी हंसने लगी। उसने महिमा से कहा, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकती है, आखिर मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। महिमा चुप थी। अदिति बात कंटिन्यू करती हुई बोली, अच्छा सुन, अभी फोन पर नहीं बताना तो मत बता। आज ऐसा कर, शाम 7 बजे मुझे वर्ली रोड वाले कॉफी हाउस में मिल। वहां हम दोनों सहेलियां ढेर सारी बातें करेंगे और वहां की स्पेशल कॉफी पियेंगे। देख, अब प्लीज मना मत करना, वरना तो जानती है। बोल उसने तुरंत फोन कट कर दिया। उसके फोन कट करने के बाद महिमा खुद से बात करती हुई कहने लगी, तू अच्छे से जानती है मैं तुझे कभी नाराज नहीं कर सकती। महिमा से फोन पर बात होने के बाद उसने रजत को भी व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर दिया। अदिति का व्हाट्सएप आते ही मानो रजत के पर निकल आए हो और एक बार फिर उसे एक उम्मीद मिल गई अपनी ड्रीम गर्ल को अपने करीब लाने की। उसने खुद से बात करते हुए कहा, बस कैसे भी करके मेरी माँ ही मुझे माफ कर दे, बस मुझे जिंदगी में दोबारा कुछ नहीं चाहिए। बोल वो शाम 7 बजने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब हम किसी पल के गुजरने का इंतजार करते हैं तब वही पल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ हाल रजत का भी था। एक एक पल उसका बड़ी मुश्किल से कट रहा था। शाम के 6:30 बजते ही रजत अपने ऑफिस से निकल गया और रास्ते में रुककर उसने महिमा के फेवरेट रेड रोजेस वाला बुके भी खरीद लिया और ठीक 7 बजे वो कॉफी हाउस पहुंच गया जहां अदिति पहले से ही उसका वेट कर रही थी। जैसे ही अदिति ने उसके हाथ में रेड रोज का बुके देखा तो विसल बजाती हुई बोली, क्या बात है, पूरे रोमियो लग रहे हो इस लाल गुलाब के साथ। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरान वहां महिमा पहुंच गई। क्या महिमा रजत की बात सुनेगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।